Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, मैं आपको बता दूं, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि इस पे लेक्चर लेके आओ, जिसमें आपको ट्रिक्स सिखाई जाएंगी किस तरह से आप ये सारे के सारे पॉइंट्स है वो आसानी से रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो, ताकि आपको ये जो हिस्ट्री के ऊपर कोई भी एमसीक्यू आए वो आप स्किप ना कर सको। तो ये जो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ साथ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको बताए जाएंगे। और मैं बात करूं अगर एमसीक्यूज से पहले, मैं आपको ये सारे के सारे इस फॉर्म में एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाली है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो आई मस्ट रिकमेंड कि डोंट स्किप दिस क्लास एंड प्लीज वॉच इट टिल एंड। तो आपको इसका पूरा बेनिफिट फिर मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले हम ये सारी की सारी डेट आपको याद कराएंगे, उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, देन जो जो भी बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है, जिसमें हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो इंडियन हिस्ट्री की रही हैं वो सारी की सारी हम पढ़ने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सारी की सारी। तो इसमें हम 1764 से ये सारा का सारा आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डेट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको 5-5 करके लर्न करवाऊंगी ट्रिक वाइज। सबसे पहले 1764 में होती है बैटल ऑफ बक्सर। 65 में होती है क्लाइव क्या करता है, जो क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव होता है उसको कंपनी का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है इंडिया में। तो ये जो है इंडिया का जो गवर्नर बनता है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है इसने 2 बार सर्व करा है इंडिया में एज ए गवर्नर। अगर बात करूं, पहले तो ये रहा गवर्नर ऑफ बंगाल कब से कब तक, 1758 से लेके 60, ओके। उसके बाद 1764 से लेके 67 तक। तो ये 2 डेट्स आपको पता होनी चाहिए, 58 टू 60 और उसके बाद 64 से लेके 67, ठीक है। और ये जो है जब ये मतलब इसने एज अ गवर्नर इंडिया में सर्व करा था, लेकिन बंगाल का इसको गवर्नर बनाया था, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा इसने लूटपाट मचाई थी। इसके टाइम पीरियड का ही ये एक घटना है कि बहुत सारी लूटपाट इंडिया में मची थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी हम पढ़ेंगे आगे भी। 67 से 69 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ठीक है। उसके अलावा 1780 में महाराजा रंजीत सिंह की जो है वो बर्थ यानी कि बर्थडे अगर बात करें, उनका जन्म होता है। 1780 से 84 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 90 से 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। 1793 द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। 1802 ट्रीटी ऑफ बसाएं। 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1829 प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिटेड, जो सती की प्रथा चल रही थी उसको मना कर दिया गया। 1830 राजा राम मोहन राय विजिट्स इंग्लैंड। 1833 डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय एट ब्रिस्टल इंग्लैंड, इंपॉर्टेंट। 1839 डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। 1839 to 42 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। 1845 to 46 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। 1852 सेकेंड एंग्लो बर्मिसी वॉर। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन्ड बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, यहाँ पे थाने है, एंड अ टेलीग्राफ लाइन इन कैलकाटा। 1857 द सिपाही म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1861 बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 1869 बर्थ ऑफ महात्मा गांधी।
यहाँ तक। देन 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 89 बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1897 बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, 1903 तिब्बत एक्सपीडिशन, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, 1906 फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो यहाँ तक पहले हम देखते हैं और इसकी हम ट्रिक वाइज इसको लर्न करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम ये पढ़ेंगे और इससे आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगी। तो आपको पता है जो बॉक्स होते हैं उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर यानी कि 4 साइड और 4, 1764, 4 कितनी होती है? 4, और साइड्स किसकी होती है? बॉक्स की। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 फर्स्ट, ठीक है। सेकंड 1765 क्लाइव 5 क्लाइव, हाई मतलब इस तरह से लर्न करना है। तो 5 में भी एंड में क्या होता है? FIVE। क्लाइव में भी क्या होता है? IVE CLIVE IVE, ठीक है। 5 क्लाइव 1765 में रॉबर्ट क्लाइव 5, ठीक है। इसको अपॉइंट कर लिया जाता है गवर्नर ऑफ इंडिया में, गवर्नर बंगाल का। 67 to 69 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर को बोलेंगे हम मेरे साथ साथ, मेरे मैसूर हो गए मेरे साथ साथ, आगे नहीं। एंगल को बोलेंगे आगे नहीं। इसको रहने भी दो आप। मैसूर को आप मेरे को करके, और 17 और 67 है ना, दोनों में 7 है ना, 67 एंड 69 ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पे तो क्वेश्चन आता नहीं है बट फिर भी आप इसको देख लेना। 80 में बर्थ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। इसको आप ऐसे लर्न कर लेना जैसे कि आर है तो ये भी 8 की जैसे शेप है ना इसकी, आर, और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये 8 जैसा बन जाता है। तो इस तरह से 1780। बट ये जो मैं आपको बता दूं 1857 से पहले आपसे डेट्स कम ही पूछी जाती है, लेकिन मैं ऐड क्यों करी है क्योंकि आपके एग्जाम में स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बार, ठीक है। इसके पहले की बात करूं तो इन पे क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं, लेकिन इसके पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा नहीं हुआ था कि इंपॉर्टेंट डेट्स, सिर्फ हिस्ट्री लिखी थी। तो इस बार आपकी डेट्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, तभी ये मैंने सारा कुछ किया है। तो अब तक हमने बॉक्स वाला पढ़ लिया, 4 बॉक्स की 4 साइड्स होती हैं। 64 क्लाइव 5, ठीक है। 67 मेरे साथ साथ, 67 7 ठीक है, ऐसे हो गया। अब 1780 महाराजा रंजीत सिंह, आर और 8 एक जैसा हो गया। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 82-84, सेकंड एंगल से मेरे साथ वॉर मत कर, सेकंड एंगल से मेरे साथ वॉर मत कर, ये इसको हम बोलेंगे। और इसके साथ हम 80-84 को बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे इसको तो आप ऐसे ही पढ़ लेना। 1780-84 सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 80-84, इसको ऐसे ही लर्न कर लेना, ठीक है। कुछ चीजों की ट्रिक्स बनती नहीं है, क्या ही करना है। उसके बाद है 1784 जो है पिट्स इंडिया एक्ट, मेरे से 4 बार पिटेगा, यहाँ पे भी आएगा ना 84, ठीक है। ज्यादा बातें मत कर, मेरे से 4 बार पिटेगा, पिट और 4, ठीक है। तो ये ऐसे भी आती है बच्चों को, लेकिन फिर भी आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिट्स इंडिया एक्ट हो गया और बैटल ऑफ बक्सर हो गया और 65, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती है। उसके बाद 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ठीक है। तो ये 90 ऐसे लर्न कर लेना। उसके बाद है 93 परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट अभी वहां पे बसेंगे। और ये मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैसूर कभी भी आने के चांसेस इतने नहीं होते, लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट जो है इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये आपको ध्यान रखना है। और अब तक हमने देखो यहाँ पे आपको फोर्थ एंग्लो मैसूर भी आ रही है, तो ये चारों की चारों डेट्स जो है ये बहुत दूर नहीं है, जैसे कि ये 90 में है, ये 99 में है, ये 80 में है और ये 67 में है। तो ये आप इसको रेंज तो ना भी पढ़ो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हम पहले एंग्लो मैसूर का ही देख लेते हैं, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर पहली आती है आपकी
67, दूसरी आती है आपकी 80 में, तीसरी आपकी आती है 90 में और चौथी आपकी आती है 99 में। ठीक है, तो ये होगी आपकी एंग्लो माइसोर वॉर। 67, 80, 90 एंड 99, चारों के चारों अगर एक साथ आप लिख लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इतना आपको मैं समझा पा रही हूँ, क्योंकि इस पे लिखा नहीं जाता है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ साइज। ठीक है, एंग्लो माइसोर वॉर 67, 80, 90 एंड 99। इसकी कोई ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप इसको पैटर्न वाइज याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट, परम इसका भी बनाते हैं कुछ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि परमानेंट में भी 9 अल्फाबेट्स हैं, इसमें भी 9 अल्फाबेट्स हैं, तो इसको भी आप ऐसे ही रिलेट करके चल सकते हो। परम, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट तो ऐसे ही लर्न कर लेना। 1799 मैंने आपको बताया था फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है जो इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना। इसमें टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती है, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 4 एंग्लो माइसोर वॉर हुए थे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाई हुई थी, 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो हमने 2 ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़नी है जो कि हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक 1809 में भी हुई थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, 1809 में। तो इसकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे 25 अप्रैल। 25 अप्रैल 1809 में होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि फर्स्ट ट्रीटी रहती है अमृतसर की। और इसमें किस किस के बीच में होती है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आपके जो महाराजा रंजीत सिंह जी हैं, जो कि सिख किंगडम जो पंजाब का था उसको बिलोंग करते थे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जी सिख किंगडम के थे, इनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जो कि चार्ल्स मैकेल्फे उन ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हुई थी। ठीक है, तो ये जो पंजाब में रंजीत सिंह जी थे, इन्होंने इंडो सिख रिलेशन, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के साथ जो सिख का जो रिलेशन था उसको सेटल किया था इस ट्रीटी से। अब दूसरी होती है आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि आपकी होती है 1846 में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 2 ट्रीटी होती है, एक 1809 में होती है, एक होती है 1846 में, यानी कि 16 मार्च 1846 में। ये होती है आपकी सेकंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये होती है आपकी महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस किस के बीच में होती है, ये गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकिन रंजीत सिंह, और इस टाइम पे ब्रिटिश का कौन था, चार्ल्स टी मैकेल्फे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद 1829 में सती जो है प्रोहिबिट, उसको मना कर दिया जाता है, सती प्रथा बंद हो जाती है। तो यहाँ पे 9 है ना, तो सती को बोलेंगे सॉरी। ठीक है, अब नहीं होगी प्रैक्टिस, 9 है ना, नो प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस, सॉरी, नो सती प्रैक्टिस, ऐसे लर्न कर लेना। 1830 में राजा राम मोहन राय, यानी कि 30 की उम्र में राजा बनना था राम मोहन राय को, ऐसे आप लर्न कर लेना कि अब मैं 30 का हो गया हूं तो अब मुझे क्या बनना है, राजा बनना है, ऐसे लर्न कर लेना। उसके बाद 33 पे आएगा राजा राम मोहन राय, फिर ये डेथ हो जाती है यहाँ पे इंग्लैंड में। तो आप सोच सकते हो कि उनकी जब डेथ होती है तो वो 33 इयर्स के होते हैं। एक सेकेंड, ऐसे आप उनको लर्न कर लेना। 30 में ये इंग्लैंड में जाते हैं और 33 के होते ही इनकी डेथ हो जाती है, मतलब एग्जैक्ट 33 में डेथ नहीं होती है, 1833 में होती है, लेकिन हम ट्रिक को लर्न करने के लिए, हम इसको याद रखने के लिए ये पढ़ रहे हैं कि 30 में वो 30 के जब बनते हैं तो वो राजा बन जाते हैं, 33 में बनते हैं तो उनकी डेथ ही हो जाती है। तो ऐसे आप उनको लर्न कर लेना। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उनकी डेथ कहाँ पे होती है, वो होती है इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में। तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की भी डेथ हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है।
फिर आएंगी, हमने 4 एंग्लो मैसूर वॉर देखी थी, 67, 80, 90 एंड 99। अब हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो अफगान, एंग्लो सिख और एंग्लो बर्मिस। इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल जो है मतलब इस तरह से एक ही पेज पे बता देती हूँ। पहले मैं बात करूँ एंग्लो मैसूर, उसके बाद हमारी आएगी एंग्लो अफगान वॉर की, 39 से 42 के बीच में है। उसके बाद अगर कोई हम देखिए एंग्लो अफगान नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इसका आपने एक ही याद रखना है, क्या है, 1839 से 42। तो आपको पता है कि जब 39 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद कौन आ जाते हैं, महाराजा गुलाब सिंह, वो बन जाते हैं हमारे जम्मू के राजा। उस टाइम पे भी इंडिया में कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश इंडिया। लेकिन जब हमारा जम्मू किंगडम गुलाब सिंह जी के अंडर आ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके जितनी भी टेरिटरीज होती है उनके आसपास, उनको वो कॉन्कर करते हैं, और बाहर की जो टेरिटरीज है वो भी यहाँ पे आके जो है इंटरफेयर करती है और यहाँ पे उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। तो जो अफगान्स थे वो भी इस तरह से यहाँ पे विजिट करते थे। तो आपको पता है ना कि मुगल एम्पायर के बाद जो है वो अफगान्स आए थे, तो अफगान्स के बाद फिर आए थे आपके सिख एम्पायर, तो सिख एम्पायर के बाद आए थे आपके डोगरा। तो अफगान्स जो है फिर मतलब उनका दबदबा ऑलरेडी पहले से था, तो इसी वजह से ये उस टाइम का भी इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, वो हुई थी 1839 टू 42 में, तो आसपास की डेट है रंजीत सिंह के, तो इसी वजह से ये मैंने आपको सारा कुछ बताया। नेक्स्ट है, फिर आएगी आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, क्योंकि जब रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है 39 में, तो ये उसके आसपास की ही डेट है, तो इसी वजह से इसको भी आपने रिलेट करके चलना है, 45 टू 46। और 52 में होती है आपकी सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ से आपको जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने कोशिश करी कि थोड़ी सी ट्रिक बना दूं, बट इसकी कोई इतनी ज्यादा ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसी वजह से मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है क्लास। 1853 में सबसे पहली रेलवे लाइन आपकी बॉम्बे एंड थाने के बीच में होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कब होती है ये, 1853 में, और कहाँ पे होती है, कैलकाटा में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 1857 में सिपाही म्यूटिनी होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो आप याद कर ही लोगे। लेकिन 1861 में किसकी जन्म होता है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है 1861 में, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। 1869 में आपकी महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसमें से 8 माइनस कर लीजिए 1861 में, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर का भी जन्म इनके साथ साथ, मतलब एज मेट ही समझो आप, थोड़ा सा ही गैप है, तो ये इनको साथ में आप दिमाग में बिठा के चलना कि पहले रविंद्र टैगोर आए थे, ठीक है, फिर आएंगे महात्मा। पहले राम आए थे, रविंद्र को बोलेंगे पहले राम आए, फिर वो महात्मा बन गए। 61 में राम आए, 69 में वो महात्मा बन गए। तो ये इंपॉर्टेंट है इस वाली स्लाइड में, 53, 57, 61 एंड 69। फिर आएगी हमारी 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये फाउंड होती है। फिर 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, 69 में होता है महात्मा गांधी का, 89 में होता है जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से कितने साल छोटे हैं, 20 साल। तो ये आपने दिमाग में बिठाना है कि 20 साल छोटे होंगे तो कितने उनका होगा 89 में, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो हो गया ना आपको, ये सारी की सारी चीजें, और ये यहाँ तक हो गया, आई होप सो। उसके बाद ये जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एज मेट थे, आपस में थोड़े से ही इनका गैप था, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का थोड़ा थोड़ा गैप है। रविंद्रनाथ टैगोर बड़े हैं, महात्मा गांधी उनसे 8-9 साल छोटे हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में बर्थ होता है, लेकिन महात्मा गांधी का 1869 में। तो दो को लेके चलोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू का 1889 में होता है, लेकिन उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो उनका होता है 1897 में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका भी इतना कोई ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन फिर भी ये साथ साथ में ही मतलब फेमस हुए थे, साथ साथ में ही ये पॉलिटिक्स में जो है काम कर रहे थे। तो इसी वजह से इन दोनों की डेट्स पता होनी चाहिए, 89, 97। नेक्स्ट, फिर तिब्बत में जो एक्सपीडिशन हुआ था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आएगी आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है 1905 को क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था बंगाल का, लेकिन किया किसने था, लॉर्ड कर्जन ने। मैं आपको ये जितनी भी डेट्स बता रही हूँ ना, अगर आप इतनी भी पढ़ के चले जाओगे ना तो आपको इसमें से ही क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। फिर 1911 में दिल्ली में दरबार लगता है। कौन होते हैं उस टाइम पे किंग, जॉर्ज वी, और उनकी जो रानी होती है क्वीन, वो यहाँ पे विजिट करती है इंडिया में, और इंडिया की जो कैपिटल बना देते हैं दिल्ली को। ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को इंडिया की जो कैपिटल कब बनाया था, 1911 में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहली वर्ल्ड वॉर हो जाती है स्टार्ट 1914 में। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है 1916 में क्या हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जो किसने साइन किया था, मुस्लिम लीग ने। और यहाँ पे उस टाइम पे मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस, उनके बीच में ये पैक्ट हुआ था। और इस साथ 1916 में BHU की भी फाउंडेशन हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कब इसकी फाउंडेशन हुई थी, 1916 में। और मुस्लिम होम रूल लीग जो फाउंड हुई थी, ये भी 1916 में। ये तीन की तीन डेट्स आपको पता होनी चाहिए। और 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो खत्म हो जाता है, स्टार्ट होता है 1914 में, खत्म हो जाता है 1918 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1919 में मोन्टैग कैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं इंडिया में। और जलियांवाला बाग का जो मैसेकर होता है, हत्याकांड, वो अमृतसर में होता है। ये दोनों के दोनों डेट्स। तो आज के लिए आप इतनी सी डेट्स पढ़ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाली डेट्स पढ़ेंगे। और आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें थोड़ी थोड़ी अगर आप पढ़ोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके साथ हम अभी यहाँ पे कुछ MCQs इसके सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे वाली डेट्स 1947 तक कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपका आंसर भी आ गया, चलो क्या ही करूँ, आप नेक्स्ट में ध्यान रखूंगी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मनी में बनी थी 1914 में, कब, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, किसने ये फाउंडेशन रखी थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन स्टूडेंट्स ने और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो कि जर्मनी में रह रहे थे। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी। और उस टाइम पे क्या चल रहा था वहां पे, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स ने वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जैसे कि आप देख सकते हो, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिलेटेड। और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को हम और क्या बोलते हैं, बर्लिन कमेटी। ये जर्मनी में बनी थी 1914 में, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो कि जर्मनी में रहते थे, उन्होंने ये स्टार्ट करी थी। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनको जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के लिए एक इनको कारण मिल गया था, उसको प्रमोट करना। ठीक है, और बस इसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि जो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और चंपाकरम पिल्लाई एंड अभिनाश भट्टाचार्य, ये कुछ मेंबर्स थे इसके कमेटी के, जो कि काफी ज्यादा जो फेमस थे। ठीक है, नोटेबल थे। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, चंपाकरम पिल्लाई एंड अभिनाश भट्टाचार्य। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्टार मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। 1857 का जब रिवॉल्ट हो रहा था, उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन तो आपके कांग्रेस जब हुई थी उस टाइम की बात करें तो ये उस टाइम के आसपास के थे। लेकिन बात करें हम लॉर्ड कैनिंग की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो है हमारे इंडिया के
जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था तो ये गवर्नर जनरल थे। अब अगर बात करें जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी तो उस टाइम पे कौन थे वाइस रॉय, वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। तो ये देख सकते हो आप, लॉर्ड डफरिन कब थे, जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की तो उस टाइम पे कौन थे, 1942 में चल रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के भारत छोड़ो आंदोलन। उस टाइम पे थे लॉर्ड लिनथिन गो। कौन थे, लॉर्ड लिनथिन गो। ठीक है, अब गो से याद करना है क्विट इंडिया मूवमेंट, हम बोलेंगे गो बैक। ठीक है, इस तरह से आप इसको गो को याद करके लॉर्ड लिनथिन गो को आप याद कर सकते हो। और लॉर्ड डफर था, बहुत ज्यादा डफर था, उसको पता नहीं था कि कांग्रेस बनके क्या क्या इनके साथ कर सकती है, तो इसी वजह से डफर से आप कांग्रेस से रिलेट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select correct answer by using the codes given below the list। इसमें आपने कुछ कोड दिए गए हैं, आपने बताना है कि इसके साथ कौन सा मैच करता है। जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, साइमन कमीशन है, चोरा चोरी इंसिडेंट है और दांडी मार्च है। तो ये आपको बताना है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स है, ये किसके साथ रिलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की, तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा था, कम्युनल इलेक्टोरेट्स को लेके जो मुस्लिम्स को दिया गया था, ये उसके रिलेटेड था। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो इंडिया में क्या चल रहे थे, कंट्री वाइड क्या चल रहे थे, एगिटेशन चल रहे थे, स्ट्राइक चल रही थी, गो बैक साइमन करके। उसके बाद दांडी मार्च आया था तो यहाँ पे इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हुई थी सॉल्ट की। अगर बात करें हम चोरा चोरी इंसिडेंट की, तो आपको पता है कि 1920 में हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, काफी ज्यादा जोर शोर से। लेकिन फिर क्या होता है कि 1922 में आपका चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे पुलिस कर्मी को जला दिया जाता है, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि आपकी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, कम्युनल इलेक्टोरेट्स, साइमन कमीशन, कंट्री वाइड एगिटेशन, चोरा चोरा इंसिडेंट, विथड्रॉल ऑफ मूवमेंट कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो फिर से आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था, ये भी आपके वाइस रॉय पे आ जाता है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसको याद करने के लिए बोलेंगे कि इन्होंने एक्ट पास कर दिया था, इन्होंने लाइट लगा दी थी प्रेस के ऊपर। ठीक है, तो लाइट लगा दी थी प्रेस के ऊपर, यानी कि लॉर्ड लिटन। तो इसको आप इस तरह से याद कर लेना। और ये कब पास हुआ था, 1878 में, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका प्राइमरी टारगेट क्या था कि जो हमारी अमृत बाजार पत्रिका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये किसने स्टार्ट करी थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये इन्होंने स्टार्ट करी थी अमृत बाजार पत्रिका। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क कीजिएगा। और ये एक्ट जो है रिपील कब कर दिया गया, यानी कि वापस कब ले लिया, पहले तो ये लाया गया लेकिन उसके बाद रिपील कर दिया गया, खारिज कर लिया गया 1881 में। तो लाइट लगाई थी लिटन ने, लेकिन इसने राइप जो है लॉर्ड रिपर ने इसको जला दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि पका के गिरा दिया। राइप क्या होता है, पकाना, तो इसने इसको पका के जला दिया। ऐसे हम बोल सकते हैं कि रिपर ने क्या किया, सब्जी को पकाया और जला दिया। किसको जलाया, जो है हमारा ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों डेट्स, 1878 और 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो सती प्रथा को बंद करने के जो एक्ट लाया गया था वो कब पास हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। 1829 में ये एक्ट पास किया गया था, लेकिन किसने पास किया था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से ये जो एक्ट को पास किया था, कब, 1829 में।
तो इन्होंने क्या कर दिया था, बेंटिक ने क्या कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। बेंटिक ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, बंद कराया था। तो फिर उसको राजा की उपाधि दे दी गई थी लोगों के द्वारा। ऐसे आप लर्न करने लेना, राजा को बोलेंगे राजा राम मोहन राय और बेंटिक को बोलेंगे बंद, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट एज फ्रीडम वॉर? किसने बोला 1857 की रिवॉल्ट को कि ये एक फ्रीडम की लड़ाई है? ऑप्शंस देखेंगे हम, वीडी सावरकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में पहले ही बता दीजिए। इसका राइट आंसर है आपका वीडी सावरकर ने बोला था इसको, ठीक है। 1904 में वीडी सावरकर ने और उनके जो ब्रदर हैं गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने एक चीज बनाई थी जिसका नाम है अभिनव भारत संगठन, यंग इंडिया सोसाइटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके हिस्ट्री का, इसको याद कर लीजिएगा। विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में क्या बनाई है, यंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वीडी सावरकर। इसी वजह से हम इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, ये भी मैंने आपको बताया था 1920 में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इन्होंने अपना एक स्पेशल सेशन लाया कैलकाटा में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड है ये, इसी वजह से कैलकाटा में सेशन आया था 4 सितंबर 1920 को, ठीक है। और इस सेशन के चेयरमैन कौन थे, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कौन थे, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे। और गांधी जी ने ये प्रेडिक्ट किया कि वो स्वराज जो है, इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करेंगे, नॉन कोऑपरेशन से, अंग्रेजों से कोऑपरेट नहीं करना है, जो भी वो चीजें बोलते हैं वो नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे वाइस रॉय थे लॉर्ड कैम्सफोर्ड। कौन थे, कैम्सफोर्ड, ठीक है। इस पे लिखा नहीं जाता है, आप लर्न कर लेना, इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि सेशन कौन सा था, कैलकाटा सेशन था। पास कब हुआ था ये, कब हुआ था ये सेशन, 4 सितंबर 1920 को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और फिर ये रिपील कब कर लिया गया था, 1922 में ये सेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर ली गई थी। चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, चौरा चौरी इंसिडेंट भी 1922 में होता है। इस सेशन में गांधी जी ने ये प्रेडिक्ट किया था। वाइस रॉय था उस टाइम ब्रिटिश का, वो था लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1920 में था आपका कैम्सफोर्ड, तो 22 में आ जाता है आपका लॉर्ड, क्या नाम है उनका, रीडिंग, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग जो है 1922 में जब चोरी चौरा इंसिडेंट होता है उस टाइम पे आते हैं, तो इनके बारे में हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। ये तो पढ़ लिया हमने। उस टाइम पे चितरंजन दास जी प्रेसिडेंट बने थे गया सेशन के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब 1922 में हुआ था ये गया सेशन, ये भी 1922 में हुआ था ना चोरा चौरी, और गया सेशन भी 1922 में हुआ था। और गया सेशन के प्रेसिडेंट थे आपके चितरंजन दास, ठीक है। अगर आपको अब तक सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी है। तो यही मैं आपको बोलूंगी कि इसी तरह से आप डेली मेहनत कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने में आपसे कोई आपको नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following round table conference did Indian National Congress participate? कौन सी पार्टिसिपेट जो है टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या नन? तो इसका आंसर है सेकंड। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को हुई थी आपकी सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, ये सितंबर से दिसंबर तक चली थी। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करा था, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से। और इसके बाद ये कैसे पार्टिसिपेट करा था इन्होंने, इसके पहले इन्होंने जो वहां पे लॉर्ड इरविन के साथ ये पैक्ट करा था, ये संधि की थी, ये कब करी थी, 1931 में। फिर ही गांधी जी जो है ये माने थे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये इकलौती मैं आपको बता दूं जहां पे गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था। लेकिन ये जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फेल्ड रही थी,
इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और गांधी जी के रिलेटेड है और लॉर्ड इरविन पैक्ट के बाद आई है और 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस भी पूछ सकते हैं। तो ये लंदन में हुई थी 12 नवंबर 1930। ये 1930 में हुई थी, वो 1931 में हुई थी। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जहां पे ब्रिटिश एंड इंडियंस को इक्वली वहां पे बिठाया गया था। और अगर बात करें, इसको हम गोल मेज सम्मेलन भी बोलते हैं। क्यों? गोल का मतलब क्या होता है कि सबको हम इक्वल मान रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरह की अगर टेबल हो तो यहाँ पे और यहाँ पे जो होता है वो एक मेन पर्सन होता है, इन सब से वो हेड होता है, उसकी पोजीशन बड़ी होती है। लेकिन अगर गोल में अगर आप देखोगे तो कोई साइड बड़ी नहीं है, इसी वजह से सब चीजें सेम लगती है। तो ये एक पहल थी ब्रिटिशर्स की तरफ से कि हम आपको इक्वल दर्जा देंगे, तो इस वजह से इसे इसका नाम दिया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन इसको बॉयकॉट कर दिया था फर्स्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और अगर बात करें इनके अलावा किस किस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, AK फजलुल। ठीक है, AK फजलुल आए थे, मोहम्मद अली जिन्ना एंड आगा खान, 3 जने आए थे मुस्लिम लीग से। हिंदू महासभा से आए थे S मुंजे एंड MR जैकर। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू महासभा भी आई थी, मुस्लिम लीग भी आई थी और अनटचेबल कम्युनिटी को BR अम्बेडकर ये गए थे। और यहाँ पे इन्होंने BR अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, किसके लिए? अनटचेबल के लिए, दलित समुदाय के लिए, जो पहली टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में अनटचेबल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी BR अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट। राजा राजगोपालचारी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह को लीड करा था वो कौन सी स्टेट ने करा था? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ऑप्शंस देखेंगे हम, तमिलनाडु, केरला, मेघालय या फिर मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। तो इन्होंने ये जो मार्च स्टार्ट करा था तिरुचिन से 13 अप्रैल और ये फिर पहुंचे थे वेदरनेमोन 28 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साल्ट सत्याग्रह जो साल्ट सत्याग्रह के ऊपर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस एक्ट किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसके अलावा जिसको और कौन लेड कर रहा था? महात्मा गांधी। और इसके साथ साथ राजा राजगोपालचारी तमिलनाडु में लेड कर रहे थे, किसके लिए? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सॉल्ट मार्च हुआ था, जिसे हम दांडी मार्च भी बोलते हैं और सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा था 1930 में, मार्च अप्रैल के पीरियड में। और ये प्रोटेस्ट किसने किया था? भारत के लोगों ने ब्रिटिश के मतलब अगेंस्ट। इन्होंने जो सॉल्ट एक्ट लाया था ना ब्रिटिशर्स ने 1882 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्ट एक्ट ब्रिटिशर्स ने लाया था 1882 में कि आप जो है अगर सॉल्ट बनाते हो तो ब्रिटिशर्स जो है वो आपको बनाने नहीं देंगे। इस पे उन्होंने अपना रूल रख दिया हुआ था। इसी वजह से इंडियंस लोगों को जो नमक जो है बहुत महंगा पड़ता था, जिसके अगेंस्ट ये पूरा का पूरा सत्याग्रह चलाया गया था, जिसके ऊपर इंडियंस को टैक्स भरना पड़ता था। तो ये जो है, ये जो ब्रिटेन का सॉल्ट एक्ट आया था, इसने इंडियंस को वहां पे सॉल्ट जो बनता था समुद्र के किनारे, उसको कलेक्ट करना और बेचना दोनों से मनाही कर दी गई थी। 1882 की बात है। फिर 1930 में जाके ये सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो क्योंकि सॉल्ट जो है ये एक बहुत बड़ी मात्रा में डेली आपका खाने का हिस्सा है। ठीक है, बिना सॉल्ट के आपको जो है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक दिन में ही आपका BP लो हो जाता है। तो आप सोचोगे सॉल्ट कितनी इंपॉर्टेंट डाइट की आपकी आइटम है। तो अगर इस पे टैक्स लग रहा है तो कितनी बड़ी बात थी ये। फिर इसके अगेंस्ट 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, अपने डजन्स ऑफ उनके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, उनके साथ जाते हैं अपने आश्रम से। ठीक है, और यहाँ पे जो साबरमती के नजदीक जो अहमदाबाद है ना, वहां पे ये जर्नी चलती है उनके आश्रम से। ठीक है, और अगर बात करें 240 माइल्स तक ये चलते हैं,
अरेबियन सी के जो कोस्ट एरिया है ना, जैसे कि ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो इसकी जितनी भी कोस्ट पे जितनी भी स्टेट्स हैं वहां की मैं बात कर रही हूँ। उसकी अगर बात करूँ, दांडी सिटी जो अरेबियन सी के पास में है। दांडी कहाँ पे है? गुजरात में है। वहां पे जो कोस्टल एरिया था वहां पे ये इन्होंने ये सारा का सारा सत्याग्रह चलाया था। और सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। फिर ये दांडी में पहुंच जाता है 6 अप्रैल को 1930 को। ठीक है, तो 1 महीने से भी कम टाइम में ये पहुंच जाते हैं। फिर ये 240 माइल्स का टाइम कवर करते हैं, 24 दिन लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। और कैसे वायलेट करते हैं? समुद्र के पानी से सॉल्ट बना के, इसी वजह से इसको सॉल्ट सत्याग्रह बोला जाता है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस बोला जाता है। उस टाइम पे लॉर्ड इरविन क्या थे? वॉइस रॉय थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड इरविन जो है वॉइस रॉय थे, उनके टाइम पे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज? कौन से सेशन में इन्होंने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज चाहिए? 1929, 20, 86 एंड 25। तो राइट आंसर है 29। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास हो जाती है खत्म। तो जिसमें मैंने कोशिश की कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर कराऊं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगी 50 एमसीक्यूज हिस्ट्री के, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्लस आपका जो पीछे मैंने डेट्स करवाई है हिस्ट्री की यहाँ तक, इसको हम 1919 के बाद 1947 तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी की सारी डेट्स लर्न करनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप ये क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और एग्जाम जो है आपका नजदीक है, बिल्कुल भी आप ढीले मत पड़िए, आप तैयारी बिल्कुल फोकस से करिए, सीरियस होकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी। डेली हमारी क्लास जो है 9:30 आप ज्वाइन कीजिएगा जो है जीके के लिए। और इवनिंग में आप 4 o'clock कंप्यूटर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।